हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी फंडा। दोस्तों, आज हम बात करेंगे जो हमारे बचे हुए जो 50 क्वेश्चन रहते थे उनकी। इससे पहले दोस्तों एक वीडियो बनाई जा चुकी है जिसमें मैंने पहले पार्ट में 50 क्वेश्चन कवर किए थे। ये उस वीडियो सीरीज़ की दूसरी वीडियो, इसमें हम 51 से लेकर 100 तक क्वेश्चन करेंगे हमारे जो बाकी बचते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। सो 51 क्वेश्चन, द चेयरमैन एंड द मेंबर ऑफ स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन आर अपॉइंटेड बाय। पहले ये देख लेते हैं स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन होता क्या है। दोस्तों, जो सेंटर की जो वैकेंसीज होती है उनकी रिक्रूटमेंट यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन करता है। ठीक है, जो नेशनल लेवल की होती है, ऑल इंडिया सर्विस होगी जैसे, या फिर सेंट्रल सर्विसेज होगी। स्टेट्स के लिए अलग स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन बनाए गए हैं जो कि सिविल सर्वेंट और उनके लिए रिक्रूटमेंट करते हैं। ठीक है, तो इसके जो चेयरमैन और मेंबर है इनको कौन अपॉइंट करता है। ठीक है, इनको अपॉइंट करता है दोस्तों गवर्नर। ठीक है, अब आप सबको पता ही होगा गवर्नर को कौन देखता है, मतलब उस गवर्नर के काम को प्रेसिडेंट। ठीक है ना, तो इसका आंसर है गवर्नर। तो SPSC के बारे में थोड़ा जान लेते हैं दोस्तों। जो इसका चेयरमैन होता है दोस्तों, चेयरमैन और जो इसके मेंबर होते हैं वो लगाए तो अपॉइंट तो मतलब गवर्नर के उससे किए जाते हैं, लेकिन अगर उनको हटाना है तो सिर्फ उनको प्रेसिडेंट ही हटा सकता है। ये पावर गवर्नर के हाथ में नहीं है कि वो उनको चेयरमैन और मेंबर को हटा सके। ठीक है, और जो इनके जो चेयरमैन और मेंबर है वो 6 साल के लिए दोस्तों अपॉइंट किए जाते हैं और उनकी एज मैक्सिमम 62 ईयर्स तक की होनी चाहिए। इन दोनों में से जो भी पहले हो जाती है तो उसके बाद वो रिटायर हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन, व्हेन अ स्टेट गवर्नर डाइज और रिजाइन हु नॉर्मली एक्सरसाइज इज फंक्शन टिल अ न्यू गवर्नर इज अपॉइंटेड। ठीक है, अब आपको जैसे पता है अगर सेंटर में अगर जैसे जैसे प्रेसिडेंट को अगर कुछ हो जाता है तो वाइस प्रेसिडेंट उनका रोल अदा करते हैं। अगर वाइस प्रेसिडेंट को कुछ हो जाता है तो चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट यानी CJI ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उनका रोल प्ले करते हैं। ठीक है, ऐसा अगर गवर्नर स्टेट का जैसे नॉमिनल हेड है, अगर इनको कुछ हो जाए या ये ड्यूटी परफॉर्म ना कर पाए तो उनकी जगह ड्यूटी परफॉर्म करते हैं चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। 53rd क्वेश्चन है, व्हेन अ फाइनेंशियल इमरजेंसी इज प्रोक्लेम्ड, मतलब घोषणा होता है। प्रोक्लेम का मतलब जब एक फाइनेंशियल इमरजेंसी की घोषणा होती है तो क्या होता है उसमें। ठीक है, यूनियन बजट विल नॉट बी प्रेजेंटेड, नहीं जी ऐसा बिल्कुल नहीं है। सैलरीज एंड अलाउंसेज ऑफ एनी क्लास ऑफ एम्प्लॉय में बी रिड्यूस, इसको बाद में देखेंगे। पेमेंट ऑफ गवर्नमेंट डेब्ट्स विल स्टॉप। ठीक है, या फिर पेमेंट ऑफ सैलरीज टू पब्लिक सर्वेंट विल बी पोस्टपोन। तो इसका आंसर है दोस्तों बी। जो सैलरी और अलाउंसेज होते हैं, जो किसी भी क्लास का कोई भी एम्प्लॉई है उन सब की सैलरीज और जो अलाउंसेज उनमें रिडक्शन कर दी जाती है, मतलब उनकी तनख्वाह कम कर दी जाती है। ठीक है, हु अपॉइंट द चेयरमैन ऑफ द UPSC, 54th क्वेश्चन है दोस्तों। UPSC के चेयरमैन को कौन अपॉइंट करता है। ऑब्वियसली पहले ही बात हो चुकी है इसके बारे में, प्रेसिडेंट उनको अपॉइंट करता है। थोड़ा सा जान लेते हैं UPSC के बारे में भी। सेंटर की रिक्रूटमेंट एजेंसी है दोस्तों ये UPSC। इसमें 9 से लेकर 11 तक मेंबर होते हैं दोस्तों, और इसके जो चेयरमैन होता है उसको प्रेसिडेंट वो अपॉइंट करता है। ठीक है, और इनकी जो सर्विंग कंडीशंस होती है वो 6 साल तक मतलब ये सर्व करते हैं, या 65 ईयर्स तक मैक्सिमम एज। ठीक है, उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग द गवर्नर ऑफ अ स्टेट। ठीक है, मतलब इनमें से कौन सी ऐसी बात है जो स्टेट के गवर्नर के लिए सही है। पहला ऑल ऑफ द अबव है, इसको हम छोड़ देते हैं अभी। ही कैन रिकमेंड टू द प्रेसिडेंट टू इम्पोज द प्रेसिडेंट रूल इन अ स्टेट। ठीक है, ये बिल्कुल सही है जी। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को जैसे चीफ मिनिस्टर उसका हेड होता है, लेकिन गवर्नर ये देखता है कि वो ढंग से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे। ठीक है, नो मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन द स्टेट लेजिस्लेचर विदाउट हिज प्रायर परमिशन। कोई भी अगर मनी बिल अगर उसमें स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में पास होता है तो गवर्नर को उसका असेंट देना होता है। ठीक है, गवर्नर जरूरी नहीं है कि उसको असेंट देगा, वो प्रेसिडेंट के लिए उसे मतलब प्रेसिडेंट के असेंट के लिए भी उसे रोक सकता है। ठीक है, ये पावर गवर्नर की होती है। ही हैज़ द पावर ऑफ इशूइंग ऑर्डिनेंस व्हेन द लेजिस्लेचर इज नॉट इन सेशन, बिल्कुल सही बात है जी। उसके पास ऑर्डिनेंस पावर है जब स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली जब उसमें सेशन में नहीं होती। ठीक है, तो उसका आंसर है ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, उसके बाद है अगला क्वेश्चन है, इफ द प्रेसिडेंट वांट टू रिजाइन फ्रॉम हिज ऑफिस ही मे डू सो बाय राइटिंग टू द। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि अगर प्रेसिडेंट को रिजाइन अपना करना होता है, ठीक है, तो वो किसको लिखता है कि भाई मुझे रिजाइन करना है, तो वो लिखता है वाइस प्रेसिडेंट को। और कल मैंने बताया था कि इससे पहली वीडियो मैंने बताया था कि अगर प्रेसिडेंट को कुछ हो जाता है तो वाइस प्रेसिडेंट का रोल अदा करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हो तो 57, इट इज़ द प्राइम मिनिस्टर बाउंड टू एडवाइज इज साउट। ठीक है, ये क्या, इसका मतलब क्या है कि प्राइम मिनिस्टर है जो, ठीक है, और जो उसकी एडवाइस है उसकी ज़रूरत होती है। हाँ जी बिल्कुल होती है। ठीक है, तो इसका आंसर है यस। और उसके बाद है दोस्तों 50th क्वेश्चन, द फर्स्ट
द 5 ईयर टर्म ऑफ प्रेसिडेंट इज कैलकुलेटेड फ्रॉम द, ठीक है, मतलब जो प्रेसिडेंट की जो 5 साल का जो कार्यकाल होता है वो कब से होता है, फर्स्ट डे ऑफ द मंथ फॉलोइंग मंथ ही एज्यूम चार्ज। नहीं जी, बिल्कुल नहीं। ये कहता है कि उस महीने का पहला दिन जिस दिन वो चार्ज एज्यूम करते हैं, नहीं। डेट ऑफ इलेक्शन रिजल्ट, बिल्कुल नहीं जी। इलेक्शन रिजल्ट के बाद तो काफ़ी चीज़ें होती हैं, जैसे ओथ वगैरह होती हैं, उसमें काफ़ी टाइम लगता है। फर्स्ट डे ऑफ द मंथ ही एज्यूम चार्ज, नहीं जी, पहला महीना का पहला दिन जिस दिन चार्ज एज्यूम करते हैं, नहीं। इसका आंसर है डे ही एज्यूम चार्ज, मतलब जिस दिन वो अपनी गद्दी पे बैठता है उस दिन से ही उसका टर्म शुरू होता है, ठीक है, और 5 साल के लिए। हु इज़ द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट, इसका आंसर है दोस्तों वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है। एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट, ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट। अंडर द आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज द प्रेसिडेंट रूल प्रोमलगेटेड ऑन एनी स्टेट इन इंडिया, ठीक है। ये पूछता है जी किस आर्टिकल के अंडर प्रेसिडेंट रूल के बारे में जिक्र किया गया है, तो वो है दोस्तों 356। हम इसको प्रेसिडेंट रूल भी बोल सकते हैं, ठीक है, या फिर इसके लिए 2 टर्म्स का और यूज़ किया जाता है, ठीक है। जो 356 जो आर्टिकल होता है वो स्टेट जब अपनी ड्यूटीज़ अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाता है, ठीक है, तो उसके लिए होता है ये, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, गवर्नर जो होता है वो प्रेसिडेंट को बोलता है कि मतलब स्टेट जो लेजिस्लेटिव असेंबली वो ढंग से रूल नहीं कर पा रही है, तो प्रेसिडेंट रूल तब लगाया जाता है, ठीक है। और प्रेसिडेंट रूल को हम स्टेट इमरजेंसी और कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी भी बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा 2 इमरजेंसीज और हैं, नेशनल इमरजेंसी और फाइनेंशियल इमरजेंसी। इससे पहले वाली वीडियो मैंने उसके बारे में बताया, तो आप उसे जरूर देख लीजिएगा, इनसे क्वेश्चन डायरेक्ट आते हैं, ओके। एट अ टाइम प्रेसिडेंट रूल कैन बी इम्पोज्ड ऑन अ स्टेट फॉर अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ, एक टाइम में प्रेसिडेंट का रूल है जो वो सिर्फ 1 साल के लिए ही अप्लाई होता है, ठीक है। उसके बाद द चेयरमैन ऑफ द प्लानिंग कमीशन इन इंडिया इज द, प्लानिंग कमीशन का चेयरमैन इंडिया में, ठीक है, कौन होता है, ठीक है, वो होता है प्राइम मिनिस्टर, ठीक है दोस्तों। थोड़ा जान लेते हैं प्लानिंग कमीशन के बारे में। जो प्लानिंग कमीशन होता है ना दोस्तों, वो ना तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होता है ना स्टेटुअरी बॉडी होता है, ठीक है। ये सिर्फ एक एडवाइजरी बॉडी होती है जो एडवाइज करती है। आपने आधार कार्ड सुना होगा, आधार कार्ड की जो बॉडी है UIDAI जो है, ठीक है, वो भी प्लानिंग कमीशन के अंडर ही आती है। इनका जो हेड होता है वो होता है प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। और इसमें एक डिप्टी चेयरमैन होता है दोस्तों, याद, ये वाली चीज़ याद रखना, क्वेश्चन आता है डायरेक्ट। इसमें एक डिप्टी चेयरमैन होता है, ठीक है, जिसको कैबिनेट मिनिस्टर का दर्जा दिया जाता है, ठीक है, उसकी जो ड्यूटीज़ होती हैं, ठीक है, और उसका फिक्स टेनर होता है दोस्तों, ठीक है। और ये 5 ईयर प्लान वगैरह बनाते हैं प्लानिंग कमीशन वाले, ठीक है। व्हेन द पार्लियामेंट is not in session, the president can promulgate an ordinance which is to be ratified by the parliament within। इसका मतलब क्या था, जब पार्लियामेंट सेशन में नहीं होता है तो दोस्तों प्रेसिडेंट के पास एक पावर होती है, ठीक है, वो ऑर्डिनेंस इशू कर सकता है, ठीक है, पार्लियामेंट में, ठीक है। और ये रेटिफाइड होना चाहिए मतलब पास होना चाहिए पार्लियामेंट के द्वारा विद इन 6 वीक ऑफ द असेंबली ऑफ द पार्लियामेंट। मतलब जब पार्लियामेंट दोबारा से शुरू, मतलब पार्लियामेंट की जो सभा लगती है वो उसके 6 हफ्ते के अंदर अंदर वो रेटिफाई होना चाहिए, मतलब उसको पास करना चाहिए, ठीक है। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड बाय एन इलेक्टोरल कॉलेज कंप्राइजिंग ऑफ, कल भी बताया था दोस्तों मैंने, इलेक्शन राष्ट्रपति के इलेक्शन में कौन कौन भाग लेते हैं। इलेक्टेड मेंबर ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट, मतलब लोकसभा और राज्यसभा, और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के सिर्फ इलेक्टेड मेंबर, ठीक है, ये याद रखना, ये वाले, ठीक है। और इसमें यूनियन टेरिटरी भी है दोस्तों, इसमें ऑप्शन में नहीं है, लेकिन MLAs ऑफ यूनियन टेरिटरी लाइक दिल्ली एंड पुडुचेरी, ठीक है दोस्तों। इफ द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फॉल वैकेंट विद इन व्हाट टाइम शुड द नेक्स्ट प्रेसिडेंट बी इलेक्टेड। दोस्तों जब प्रेसिडेंट का ऑफिस खाली हो जाता है, ठीक है, उनकी डेथ के कारण या किसी और कारण से वो अपनी ड्यूटी परफॉर्म नहीं कर पाते हैं, तो वाइस प्रेसिडेंट उनकी जगह रूल करता है, ठीक है। और विद इन 6 मंथ के अंदर अंदर इलेक्शन होना प्रेसिडेंट का जरूरी है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का रूल है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, प्रेसिडेंट कैन प्रोक्लेम अ स्टेट ऑफ इमरजेंसी इन केस ऑफ, ठीक है, प्रेसिडेंट स्टेट इमरजेंसी को प्रोक्लेम कब कर सकता है, ठीक है। तो इसका आंसर दोस्तों इसमें ऑप्शन है दोस्तों थ्रेट, इसके ऑप्शन है दोस्तों थ्रेट टू फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ऑफ द कंट्री, एक्सटर्नल एग्रेशन और इंटरनल डिस्टर्बेंस थ्रेटनिंग द सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री, फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इन पर्टिकुलर स्टेट, ठीक है। तो ये कहता है दोस्तों, स्टेट का मतलब यहाँ पे कंट्री है दोस्तों, प्रेसिडेंट कैन प्रोक्लेम ए स्टेट ऑफ इमरजेंसी इन केस ऑफ, ठीक है, कंट्री है इसका मतलब यहाँ पे, मतलब कंट्री में इमरजेंसी कब घोषणा कर सकता है, जब हमें फाइनेंशियल कोई थ्रेट हो, ठीक है, या एक्सटर्नल या इंटरनल
डिस्टरबेंस अगर कंट्री में है, या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी जो पर्टिकुलर स्टेट में कोई फेल हो रही है, मतलब स्टेट वाले ढंग से उसको नहीं चला पा रहे हैं, ठीक है। अब दोस्तों जैसे फाइनेंशियल वाला स्टेबिलिटी वाला जो इशू है दोस्तों, वो आर्टिकल 360 में आता है, ठीक है। और जो इंटरनल और ये एग्रेशन वाला है नेशनल इमरजेंसी का, ये 352, और जो हमारा फेलियर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी ये वाला 356 प्रेसिडेंट रूल जो लगता है, ठीक है। इसका आंसर होगा दोस्तों ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। इन द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट द वैल्यू ऑफ द वोट ऑफ लोकसभा मेंबर्स, ठीक है। प्रेसिडेंट के इलेक्शन में दो लोकसभा के मेंबर्स की जो वोट है उसके बारे में पूछा गया, तो इसका आंसर है दोस्तों डिफर अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ वोट एंड मेंबर रिप्रेजेंट, ठीक है। अब क्या होता है, कई जो कॉन्स्टिट्यूएंसी होती है वो बहुत ज़्यादा बड़ी होती है, कई बहुत ज़्यादा छोटी होती है, ठीक है। तो उस हिसाब से दोस्तों जो नंबर ऑफ वोट है ना, तो मेंबर जो रिप्रेजेंट करते हैं उनके हिसाब से होता है, ठीक है। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन ऐसा होता है, ठीक है। उसके बाद इंडियन प्रेसिडेंट इज द, ठीक है। इसमें क्या होता है, रियल एग्जीक्यूटिव होता है, नहीं जी, रियल एग्जीक्यूटिव हमारे प्राइम मिनिस्टर होते हैं, ये हमारे नॉमिनल हेड होते हैं स्टेट के, यानी स्टेट मतलब कंट्री के। उसके बाद है टिटुलर एग्जीक्यूटिव या रियल एग्जीक्यूटिव, ये नहीं दोस्तों, इनमें से आंसर होगा टिटुलर एग्जीक्यूटिव, ठीक है। उसके बाद द मिनिमम एज आर रिक्वायर्ड टू बिकम अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज 25 ईयर, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए हमें 25 ईयर का होना जरूरी है। राष्ट्रपति या वाइस प्रेसिडेंट के लिए 35 ईयर्स का होना बहुत जरूरी है, ठीक है। द प्रेसिडेंट मे फॉर द वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बी रिमूव्ड फ्रॉम द ऑफिस बाय, ठीक है। प्रेसिडेंट को अगर कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन अगर प्रेसिडेंट करते हैं तो उनको ऑफिस से कैसे हटाया जा सकता है, प्राइम मिनिस्टर हटाते हैं, नहीं जी बिल्कुल नहीं, उनको इतनी पावर नहीं है कि उनको हटा सके। इलेक्टोरल कॉलेज कंसिस्टिंग ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर, नहीं जी ये भी नहीं है। नो कॉन्फिडेंस वोट, नहीं जी ये भी नहीं है। इम्पीचमेंट एक प्रोसेस होती है जिसके बारे में मैंने पिछली वीडियो में दोस्तों बताया है, उसको आप देख सकते हैं, उसमें पूरा मैंने बताया कि इम्पीचमेंट प्रोसेस कैसे कैसे होता है, ठीक है दोस्तों। इसका आंसर है इम्पीचमेंट। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन डज द प्रेसिडेंट एक्ट इन हिज ओन डिस्क्रिशन, ठीक है। इसका मतलब क्या है, जो प्रेसिडेंट है वो खुद का डिसीजन ले सकते हैं इनमें से किन बात के ऊपर, ठीक है। इन अपॉइंटिंग द प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, इसमें, या फिर इन रिटर्निंग प्रोपोजल टू द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर फॉर रिकंसिडरेशन, तो इसका आंसर है दोस्तों इन रिटर्निंग अ प्रोपोजल टू द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर फॉर रिकंसिडरेशन, ठीक है। इसका आंसर ये प्राइम मिनिस्टर वाला इसलिए नहीं हो सकता दोस्तों क्योंकि ऐसा नहीं है कि वो किसी को भी प्राइम मिनिस्टर बना देंगे। मेजोरिटी पार्टी में अगर कोई मेजोरिटी पार्टी का जो हेड होता है वही हमेशा प्राइम मिनिस्टर बनाया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन को ध्यान से देखना है, मैं ऐसे नहीं है मतलब कि सीधा आंसर लगा देना है। द प्राइम मिनिस्टर, यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आर ऑल मेंबर ऑफ, ठीक है। जो ये हैं प्राइम मिनिस्टर, ये जो जितने भी जो नाम है ये किसके मेंबर होते हैं, रीजनल काउंसिल बिल्कुल नहीं जी, प्लानिंग कमीशन नहीं जी, जोनल काउंसिल नहीं, ये होते हैं नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल के मेंबर, ठीक है। इनका जो चेयरमैन होता है नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल वो होता है प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। इसमें सभी यूनियन कैबिनेट के मिनिस्टर होते हैं, चीफ मिनिस्टर ऑफ सभी स्टेट्स के होते हैं, और यूनियन टेरिटरी के जो एडमिनिस्ट्रेटर और चीफ मिनिस्टर होते हैं वो भी होते हैं, और प्लानिंग कमीशन के मेंबर भी इसमें नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल में होते हैं। ये आपको याद नहीं रखना है, जैसा आपको पता होना चाहिए, ठीक है। द प्रेसिडेंट रूल इन अ स्टेट मीन्स दैट द स्टेट इज रूल्ड बाय, ठीक है। प्रेसिडेंट डायरेक्टली नहीं जी, प्रेसिडेंट के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो डायरेक्टली रूल कर सके। चीफ मिनिस्टर नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट, नहीं जी, प्रेसिडेंट किसी भी चीफ मिनिस्टर को नॉमिनेट नहीं करता। केयर टेकर गवर्नमेंट जी, गवर्नमेंट फेल होगी तभी तो प्रेसिडेंट रूल आएगा, ठीक है। तो इसका आंसर है गवर्नर ऑफ द स्टेट। गवर्नर क्यों होगा, क्योंकि जो गवर्नर होता है ना वो सेंटर के द्वारा अपॉइंट किया जाता है, मतलब प्रेसिडेंट के द्वारा ही लगाया जाता है। तो मतलब ये हम ये कह सकते हैं कि इनडायरेक्टली प्रेसिडेंट ही रूल कर रहा है स्टेट में, इसलिए इसको प्रेसिडेंट रूल बोला जाता है, क्योंकि गवर्नर जो होता है उसको प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, ठीक है। चीफ मिनिस्टर ऑफ अ यूनियन टेरिटरी वेन एवर सच अ सेटअप एग्जिस्ट इज अपॉइंटेड बाय, चीफ मिनिस्टर की यूनियन टेरिटरी, ये याद रखना, हमारे देश में 2 ही यूनियन टेरिटरी ऐसे हैं इसमें चीफ मिनिस्टर बैठता है, ठीक है। पहले जो अपनी नेशनल कैपिटल ऑफ दिल्ली एनसीटी यानी न्यू दिल्ली, और जो दूसरा है पुडुचेरी, इन दोनों में चीफ मिनिस्टर होता है और उसको अपॉइंट कौन करता है, लेफ्टिनेंट गवर्नर, ठीक है। ये याद रखना, क्वेश्चन आ सकता है दोस्तों। अंडर द आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कैन द प्रेसिडेंट टेक ओवर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ स्टेट इन केस इस कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी ब्रेकडाउन। पहले बताया तो दोस्तों, जब भी प्रेसिडेंट रूल, देखो अब यहाँ पे क्या हो गया इसमें इन्होंने, हाँ, कि प्रेसिडेंट टेक ओवर कर सकता है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अ स्टेट, मतलब प्रेसिडेंट रूल क्या इम्पोज हो सकता है किसी भी स्टेट में।
तो वो किस आर्टिकल के अंडर आता है, 356। ये 3 आर्टिकल तो दोस्तों आप कर ही लेना, ये इतने इंपॉर्टेंट हैं, कभी भी आ सकते हैं, ठीक है। आर्टिकल 352, ठीक है। और अगर ये वीडियो आप 2-3 बार देख लोगे, ये वाली और इससे पहले वाली भी, तो आपको वैसे याद हो जाएंगे, ठीक है। 352, 356 और 360, ठीक है। तो ये होता है, ये होती है नेशनल इमरजेंसी, ठीक है। देख लेना दोस्तों, राइटिंग थोड़ी ख़राब है मेरी। ये होता है नेशनल इमरजेंसी, और दूसरा होता है प्रेसिडेंट रूल, और तीसरा होता है फाइनेंशियल इमरजेंसी। ठीक है, ये याद कर लेना आप। और इनको याद करने का तरीका से पहले का पता होना चाहिए, 352 में 4-4 का गैप है, 356 और 360। NPF इसका शॉर्टकट अगर आप याद कर सकते हो, वैसे 2-3 बार देखोगे तो याद हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद है दोस्तों 76 क्वेश्चन, द प्रेसिडेंट कैन मेक लॉज थ्रू द ऑर्डिनेंसेस, ठीक है। इसका क्या मतलब है, प्रेसिडेंट जो है वो कानून बना सकता है ऑर्डिनेंस के द्वारा, ठीक है। कब बना सकता है दोस्तों, ओनली द सब्जेक्ट कंटेन इन द कॉन्करेंस लिस्ट, बिल्कुल नहीं जी। प्रेसिडेंट को पावर है, वो किसी भी उस पर लॉ बना सकता है, ठीक है, सेंटर पे और कॉन्करेंस दोनों पे, ठीक है। अंडर नो सर्कमस्टांसिस, ये बिल्कुल गलत है जी, प्रेसिडेंट के हाथ में पावर होती है ऑर्डिनेंस करने की। इन सर्टेन सब्जेक्ट इवन व्हेन द पार्लियामेंट इज इन सेशन, नो जी। जब पार्लियामेंट सेशन होता है तो पार्लियामेंट के प्रेसिडेंट के पास ऑर्डिनेंस पास करने का कोई हक नहीं होता। लेकिन जब जो पार्लियामेंट में रिसेशन होता है, मतलब जब पार्लियामेंट सेशन में नहीं होता है, तब इमरजेंसी में प्रेसिडेंट को पावर होती है कि वो ऑर्डिनेंस पास कर सकता है। ऑर्डिनेंस होता है दोस्तों अध्यादेश, ठीक है, कोई भी मतलब रूल अगर पास करना है तो, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग क्वालिफिकेशन इज नॉट एसेंशियल फॉर द पर्सन टू बिकम अ वाइस प्रेसिडेंट, ही मस्ट बी इंडियन सिटीजन, बिल्कुल सही है जी। कोई भी अगर आप कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट ले रहे हो तो आपको इंडियन सिटीजन होना पड़ेगा। देखो दोस्तों, जो राज्यसभा जो वाइस प्रेसिडेंट होता है ना, वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा होता है। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है, ठीक है, याद रखना, ठीक है। ही मस्ट नॉट बी लेस देन 35 ईयर, बिल्कुल सही बात है जी। 35 साल से अगर कम होंगे तो उनको वाइस प्रेसिडेंट नहीं बनाया जा सकता है। ही मस्ट बी ए ग्रेजुएट, ये कहीं नहीं लिखा हुआ कि उनको ग्रेजुएट होना ही जरूरी है, ठीक है, ये इसका आंसर है दोस्तों, ठीक है। 70th क्वेश्चन, हाउ मेनी टाइप ऑफ इमरजेंसी हैव बीन विजुलाइज्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, 4, 3, 1, 2, ऑब्वियसली बात है 3 पे, अभी बताया था थोड़ी देर पहले, ठीक है। द इम्पीचमेंट प्रोसीडिंग अगेंस्ट द वाइस प्रेसिडेंट कैन बी इनिशिएटेड, ठीक है। जो वाइस प्रेसिडेंट है उनके अगेंस्ट इम्पीचमेंट प्रोसेस है वो कहाँ पे होती है, ठीक है, ये सिर्फ राज्यसभा में होती है, ये याद रखना, क्योंकि लोकसभा से इनका कोई ताल्लुक नहीं होता है। जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं राज्यसभा के हेड होते हैं, एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। और राज्यसभा को हम अपर हाउस भी बोलते हैं, ठीक है। 215 की स्ट्रेंथ होती है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों, हु अपॉइंट द गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है, गवर्नर किसी भी स्टेट का प्रेसिडेंट उनको अपॉइंट करता है। दोस्तों जम्मू एंड कश्मीर के बारे में अगर आपको नहीं, जो इस वीडियो को मतलब देख रहे हैं और उन्होंने पॉलिटी कम पढ़ी है, तो एक बार जम्मू एंड कश्मीर को जरूर पढ़िएगा। उसमें दोस्तों एक क्वेश्चन हर बार आता है, मतलब मोस्टली आता है, आर्टिकल 370, गूगल पे लिख के चेक करना है एक बार आर्टिकल 370 के बारे में, ठीक है। यूट्यूब पे आपको बहुत सारी वीडियोज मिल जाएंगे आर्टिकल 370 को एक्सप्लेन करने वाले, ठीक है। मतलब जो भी रूल इंडिया में पास होता है, ठीक है, सेंटर के द्वारा कोई भी रूल अगर पास किया जाता है तो वो इंडिया के 28 स्टेट्स में लागू होता है, ठीक है। 28 स्टेट में, सिर्फ वो जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होता। वो वहाँ पे लागू कब हो सकता है, जब वहाँ के जो लेजिस्लेटिव असेंबली है जम्मू कश्मीर की, अगर वो उसको पास कर दे कि हाँ भाई ठीक है हम इस रूल को अपनाने के लिए तैयार, उनके पास ये पावर है, ठीक है दोस्तों। स्पेशल स्टेटस दिया गया है जम्मू एंड कश्मीर को, तो आप इसके बारे में पढ़ना आर्टिकल 370 के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम हिज ऑफिस बाय, जो प्रेसिडेंट है इंडिया के उनको ऑफिस से कौन हटा सकता है, ठीक है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं जी, प्राइम मिनिस्टर ये भी नहीं, लोकसभा अकेली नहीं हटा सकती, पार्लियामेंट हटा सकता है, यानी लोकसभा और राज्यसभा दोनों इम्पीचमेंट प्रोसेस में भाग लेते हैं, ठीक है। और भी 2-3 चीज़ें और है जो भाग लेती है, वो पिछली वीडियो में मैंने बताया, वो अब इसलिए मैं कह रहा हूँ दोस्तों बार बार, पिछली वीडियो आप जरूर देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 15 मतलब 25-30 मिनट की वो वीडियो होगी, कोई ज़्यादा नुकसान नहीं होगा आपका इतने में टाइम में, लेकिन हाँ 1-2 क्वेश्चन बिल्कुल आएगा उसमें से, आ सकता है, ठीक है। इफ द प्रेसिडेंट रिटर्न अ बिल सेंट टू हिम फॉर हिज असेंट, द पार्लियामेंट वंस अगेन पासिस द बिल इन इट्स ओरिजिनल फॉर्म द प्रेसिडेंट। इसका मतलब क्या है, अगर प्रेसिडेंट कोई बिल अगर पास होता है लोकसभा में या राज्यसभा में, अगर प्रेसिडेंट के पास असेंट के लिए जाता है वो बिल, ठीक है, और वो दोबारा से उसको भेज देते हैं पार्लियामेंट के पास, और पार्लियामेंट उसे दोबारा उसी शेप में, मतलब बिना उसमें कोई अमेंडमेंट किए या बिना कोई चेंज किए अगर प्रेसिडेंट को भेज देते हैं, तो प्रेसिडेंट को अपना
असेंट उसमें देना होता है, गिव असेंट टू द बिल। असेंट का मतलब दोस्तों क्या होता है, मंजूरी देना, ठीक है। क्योंकि बार बार मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि जब इतने लोगों ने एक रूल पास कर दिया है तो प्रेसिडेंट को पावर नहीं है कि उसे वो डिनाई कर सके, ठीक है, दोबारा अगर सेम ओरिजिनल उसमें अगर भेजते हैं तो, ठीक है, ये थोड़ा ध्यान देना। इफ़ अ मिनिस्टर लूज अ नो कॉन्फिडेंस मोशन देन, मिनिस्टर अगर कोई नो कॉन्फिडेंस मोशन वो होता है दोस्तों जब पार्लियामेंट में जब कोई ये शो कर, जब कोई भी मतलब मेंबर्स ये शो करते हैं कि हम सरकार के साथ नहीं है, ठीक है, कई बार देखा होगा मिनिस्टर्स पीछे हट जाते हैं, ठीक है। अगर कोई मिनिस्टर नो कॉन्फिडेंस मोशन में आ जाता है, ठीक है, मतलब कॉन्फिडेंस शो नहीं कर पाता है, तो जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है सारी उसको रिजाइन करना पड़ता है, यानी कि लोकसभा डिसॉल्व हो जाती है। द ओनली इंस्टेंस व्हेन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एक्सरसाइज पावर ऑफ वीटो रिलेटेड टू, ठीक है, हिस्ट्री में इंडिया की एक ही इंस्टेंस ऐसा हुआ है जब उन्होंने वीटो पावर का यूज़ किया है, तो वो किस में किया था, इंडियन पोस्ट ऑफिस अमेंडमेंट बिल में किया था वीटो पावर का यूज़, ठीक है। प्रेसिडेंट की अलग अलग पावर्स होती हैं, सस्पेंशन वीटो, 4 टाइप की वीटोज होती है दोस्तों, बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, आप इतना याद रखिए बस, ठीक है। द कंट्रोल ऑफ द प्रिपरेशन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स फॉर पार्लियामेंट एंड लेजिस्लेचर वेस्ट विद, ठीक है, ये थोड़ा ध्यान देना, बहुत नॉर्मल सा क्वेश्चन है। इसमें क्या कहता है, जो इलेक्टोरल रोल जो बनाए जाते हैं, ठीक है, पार्लियामेंट के लिए और स्टेट लेजिस्लेचर के लिए, ठीक है, वो कौन बनाता है, प्रेसिडेंट नहीं बनाता जी, कैबिनेट भी नहीं बनाता, प्राइम मिनिस्टर भी नहीं बनाता, ये जिम्मेवारी दी गई है इलेक्शन कमीशन को, ठीक है। इलेक्शन कमीशन, इसके बारे में थोड़ा सा बताता हूँ दोस्तों। जो इलेक्शन कमीशन होता है ना, ये परमानेंट और इंडिपेंडेंट बॉडी है, मतलब इसके ऊपर किसी का कोई रूल नहीं है, ठीक है, मतलब कोई इनको फोर्स नहीं कर सकता इनके काम करने के अंदर। और जो पार्लियामेंट के इलेक्शन जो होता है, स्टेट लेजिस्लेचर का जो इलेक्शन होता है, प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है और वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है, ये 4 इलेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है इलेक्शन कमीशन, ठीक है, ये याद रखना है। उसके बाद जो दूसरे इलेक्शन होते हैं ना, जैसे कि आपका पंचायत का इलेक्शन हो गया या म्यूनसिपैलिटीज़ का इलेक्शन होगा, उनके लिए इलेक्शन कमीशन रिस्पॉन्सिबल नहीं है। इलेक्शन कमीशन सिर्फ नेशनल लेवल के लिए काम करता है, उनके लिए स्टेट इलेक्शन कमीशन अलग से बनाए गए हैं, ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना आप बस, ठीक है। व्हाट इज कंटेंट इन द 10th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है दोस्तों, 12 शेड्यूल है हमारे टोटल, ठीक है, 12 शेड्यूल है। अगर आप कहोगे तो मैं 12 शेड्यूल की एक छोटी सी वीडियो बना सकता हूँ, 3 या 4 मिनट की, बहुत आसान। और कई बार क्वेश्चन डायरेक्टली आ जाता है कि एंटी डिफेक्शन पे बहुत, एंटी डिफेक्शन लॉ होता है एक दोस्तों, उस पर बहुत वो होता है, ठीक है, उससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, शेड्यूल पे एक क्वेश्चन आ ही जाता है ऑलमोस्ट, ठीक है। तो 12 शेड्यूल अगर आपको ज़रूरत है तो मैं उसकी एक वीडियो बना दूंगा शेड्यूल की, आप कमेंट बॉक्स में लिखिए मुझे, ठीक है। तो ये क्या कहता है, 10th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है, ठीक है, लैंग्वेजेस रिकॉग्नाइज्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, नहीं जी, लैंग्वेजेस का लिए 8th शेड्यूल है, ठीक है। फॉर्म्स ऑफ ओथ एंड एफर्मेशन, नहीं जी, ये भी नहीं है इसका, ठीक है। ये उसके बाद है लॉ दैट कैन नॉट बी चैलेंज इन एनी लॉ ऑफ कोर्ट, ये भी नहीं है जी। उसके बाद है प्रोविजन रिगार्डिंग डिस्क्वालिफिकेशन ऑन ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन, इसका आंसर है जी ये 10th शेड्यूल क्या कहता है मैं बताता हूँ डिटेल में, ठीक है। देखिए जो एंटी डिफेक्शन लॉ है ना, डिफेक्शन का मतलब होता है खराब होना, ठीक है। अब एंटी डिफेक्शन मतलब क्या कहता है कि इसमें 3 टाइप का वो होता है, ठीक है। डिफेक्शन में कौन कौन होते हैं, एक तो जो एमपी, जो लोकसभा या राज्यसभा के जो एमपी होते हैं वो, एक नॉमिनेटेड मेंबर जो होते हैं, एक होते हैं इंडिपेंडेंट मेंबर, ठीक है। तो डिफेक्शन का रूल कब अप्लाई होता है, जब कोई भी एमपी, ठीक है, उसकी पार्टी से रिजाइन कर देता है, ठीक है, अपनी मेंबरशिप गिव अप कर देता है, तो वो एंटी डिफेक्शन लॉ के अंडर आ जाता है, ठीक है, और उसकी मेंबरशिप कैंसिल कर दी जाती है, ठीक है। या फिर कोई भी एमपी अपनी पार्टी के विरुद्ध जाता है, लाइक पार्टी कहेगी हम इसे वोट करना है और वो किसी और को वोट करे, तो भी वो एंटी डिफेक्शन लॉ के अंडर आता है। उसके बाद जो नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं उनके बारे में क्या कहता है कॉन्स्टिट्यूशन, अगर नॉमिनेटेड मेंबर मतलब जो अब प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है जिन मेंबरों को, अगर वो 6 महीने के अंदर अंदर किसी पार्टी को ज्वाइन कर लेते हैं, ठीक है, कि पॉलिटिकल पार्टी, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर 6 महीने के बाद अगर वो किसी पार्टी को ज्वाइन करते हैं तो वो एंटी डिफेक्शन लॉ के अंडर आता है, ठीक है। और तीसरा है इंडिपेंडेंट मेंबर, ठीक है। अगर इंडिपेंडेंट मेंबर, जब आपने इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ा है तो इसका मतलब ये है कि आप इंडिपेंडेंट रहना चाहते हो, ठीक है। लेकिन अगर कोई इंडिपेंडेंट मेंबर पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर लेता है तो वो भी एंटी डिफेक्शन लॉ के अंडर आता है दोस्तों, ठीक है। थोड़ा सा पढ़ लेना है, अगर आपको टाइम मिले ना तो इसके बारे में पढ़ लेना, या फिर आप वो 12 शेड्यूल वाला होगा ना उसमें मैं बता दूंगा, अगर आपको चाहिए तो वीडियो के बारे में कमेंट में बताना, ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, द इलेक्शन कमीशन होल्ड इलेक्शन फॉर, इलेक्शन कमीशन किसके लिए इलेक्शन करता है, अभी भी बताया था मैंने इससे इस वाले क्वेश्चन में,
पार्लियामेंट के लिए करता है, स्टेट लेजिस्लेटर मतलब एमएलए का इलेक्शन करवाता है, और जो प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट है ये 4 के लिए रिस्पॉन्सिबल है। बाकी जो अपना स्टेट में जो इलेक्शन होते हैं, जैसे पंचायत का इलेक्शन होता है, म्यूनसिपैलिटीज़ का होता है, स्टेट इलेक्शन कमीशन करवाता है, ठीक है। फॉर इलेक्शन टू द लोकसभा नॉमिनेशन पेपर कैन बी फिल्ड बाय, लोकसभा का एमपी बनने के लिए क्या क्या जरूरी होना चाहिए, मतलब नॉमिनेशन फिल करने के लिए क्या जरूरी है, सिटीजन, हाँ जी ये तो होना ही होना चाहिए, ठीक है। एनी सिटीजन ऑफ इंडिया हुज नेम अपीयर इन द इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ कंस्टिट्यूंसी, ये बिल्कुल सही है जी, ठीक है। उसके बाद है एनीवन रेजिडाइजिंग इन इंडिया, ऑब्वियसली बात है जो इंडिया में रहेगा वही तो एमपी बनेगा इंडिया से। अ रेजिडेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूंसी फ्रॉम विच द इलेक्शन इज टू बी कंटेस्टेड, नहीं जी ये जरूरी नहीं है, कोई भी मेंबर है वो जरूरी नहीं है कि अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी से ही इलेक्शन लड़ेगा, ठीक है, कहीं और से भी लड़ सकता है, ये फ्री है मतलब हम इस चीज़ के लिए। तो इसका आंसर है एनी सिटीजन ऑफ इंडिया हुज नेम अपीयर इन द इलेक्टोरल कॉलेज इलेक्टोरल रोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूंसी, मतलब कॉन्स्टिट्यूंसी के किसी भी कॉन्स्टिट्यूंसी में के इलेक्टोरल रोल मतलब आपका नाम दर्ज होना चाहिए इलेक्शन कमीशन, सीधी बात ये है बस, ठीक है। इन इंडिया पॉलिटिकल पार्टीज आर गिवन रिकॉग्निशन बाय, ठीक है, उनको पॉलिटिकल पार्टी को रिकॉग्निशन कौन देता है, इलेक्शन कमीशन, ठीक है। जो इलेक्शन कमीशन होता है दोस्तों, इसका जो हेड होता है वो होता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर, जिसको प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है, अपॉइंट करता है सॉरी, और इनका जो टर्म होता है वो 6 साल के लिए होता है, और या फिर मैक्सिमम है 65 ईयर्स के लिए, ठीक है। और इनका भी दोस्तों एक तगड़ा सीन है, ये जो प्रेसिडेंट इनको अपॉइंट करता है ना, ये फ्री होते हैं उसके बाद, ठीक है, इनकी मतलब जो वर्किंग में ना कोई दखल अंदाजी नहीं कर सकता, ठीक है, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट इलेक्शन में, इंडिपेंडेंट बॉडी है। द वाइस प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड बाय इलेक्टोरल कॉलेज कंसिस्टिंग ऑफ मेंबर्स ऑफ, ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट को कौन कौन वो करता है, बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है ना, ये चीज़ आप याद रखना। उसके बाद है दोस्तों बाय द वाइस प्रेसिडेंट इज, ये हो गया ना, उसके बाद है द इलेक्शन कमीशन डज नॉट कंडक्ट द इलेक्शन टू द, ठीक है, इलेक्शन कमीशन जो होता है किसके लिए इलेक्शन नहीं करता है, लोकल बॉडीज के लिए, मतलब म्यूनसिपैलिटीज और पंचायत के लिए, ठीक है ना। द मैक्सिमम एज प्रिस्क्राइब्ड फॉर द इलेक्शन एज अ प्रेसिडेंट इज, जो मैक्सिमम एज होती है प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए वो उसका कोई लिमिट नहीं है, लेकिन मिनिमम 35 ईयर होनी चाहिए आपकी, ठीक है। द पावर टू डिसाइड एन इलेक्शन पटिशन इज वेस्टेड इन इलेक्शन कमीशन, इलेक्शन कमीशन कोई भी इलेक्शन से रिलेटेड पिटीशन है वो फाइल कर सकता है, ठीक है। टू इलेक्ट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग इलेक्शन प्रोसीजर इज यूज्ड, सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, ठीक है, ये होता है दोस्तों, ये आप जस्ट रिमेंबर कर लीजिए, अगर मैं डिटेल में जाने लगा तो सारे आधा घंटा इसी में लग जाएगा, ठीक है। मतलब एक सीधा सीधा वो होता है कि प्रोपोर्शनल रेशो होता है, ठीक है, कि मतलब कितने मेंबर, कितनी पॉपुलेशन है अपॉन में कितनी सीटें हैं, गुना में 1/1000 ऐसा करके होता है, ठीक है। इन विच ईयर द फर्स्ट जनरल इलेक्शन हेल्ड इन इंडिया, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है। इसका आंसर है दोस्तों 1951 और 52, पहला इलेक्शन जो 1951 में हुआ था, ठीक है। उस इलेक्शन में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने 364 सीटें जीती थी दोस्तों, और जवाहरलाल नेहरू जी उस टाइम पे प्रधानमंत्री बने थे पहले इंडिया के, ठीक है। इलेक्शन टू द हाउस ऑफ पीपल एंड द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट आर इंडिया आर कंडक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ, ठीक है, अडल्ट फ्रेंचाइज, ठीक है। ये क्या कहता है जी, अडल्ट फ्रेंचाइजी क्या कहती है कि आपकी एज इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना, मतलब वोट करने के लिए आपकी एज 18 साल होनी चाहिए, ठीक है। पहले ये एज दोस्तों 21 साल हुआ करती थी, मतलब 21 साल से पहले आपका वोटर कार्ड नहीं बनेगा। 61st अमेंडमेंट हुआ था दोस्तों इसमें 1988 में, उस 1988 के बाद इसकी घटाकर उम्र 18 साल कर दी गई थी 21 साल से, ठीक है। हु अपॉइंट द चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, ऑब्वियसली बात है प्रेसिडेंट करता है, ठीक है। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ इलेक्टोरल रिफॉर्म्स, ठीक है, इलेक्टोरल रिफॉर्म का कौन सा पार्ट नहीं है। इंस्टॉलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, ईवीएम जिसको दोस्तों हम बोलते हैं, जो आज जो मशीनें चल रही है ना, पहले ये नहीं चलती थी, ठीक है। उसके बाद है दोस्तों ईवीएम के बारे में दोस्तों बताना चाहूँगा, फर्स्ट टाइम यूज़ हुई थी एक्सपेरिमेंटल बेसिस में 1988 में, और जो एमएलए का इलेक्शन हुआ था राजस्थान, एमपी और अपना राजस्थान और एमपी में जो इलेक्शन हुआ था उसमें, ठीक है। उसके बाद ईवीएम का पूरे सुचारू रूप से यूज हुआ था गोवा के इलेक्शन 1999 में, ठीक है। रिकॉग्निशन ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी इज अकॉर्डेड बाय द इलेक्शन कमीशन, ठीक है। पॉलिटिकल पार्टी को कौन रिकॉग्नाइज करता है, इलेक्शन कमीशन। द चीफ मिनिस्टर ऑफ अ स्टेट
इन इंडिया इज नॉट एलिजिबल टू वोट इन द प्रेसिडेंट इलेक्शन इफ, ठीक है। तो इसका आंसर है दोस्तों, ही इज अ मेंबर ऑफ अपर हाउस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। ठीक है दोस्तों, ये हो गए हमारे पूरे 100 क्वेश्चन हो चुके हैं दोस्तों। अगर आपको इस वीडियो को देखकर कुछ सीखने को मिला हो तो प्लीज़ हमारे चैनल पे सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए दोस्तों, और जितना ज़्यादा उसके शेयर कीजिए। और जो दो तीन चीज़ें मैंने पूछी आपसे वीडियो में, उनके बारे में कमेंट करना मत भूलिएगा, ठीक है। अगर कोई सजेशन है आपका, वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिखिए दोस्तों। और कोई अगर आपको स्पेसिफिक इशू है इससे रिलेटेड पॉलिटी से, और कोई क्वेश्चन चाहिए, कोई PDF चाहिए, तो मुझे बताइए, मैं आपको प्रोवाइड करूँगा। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।